प्रिय मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस बाय सिस चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल बेसिकली पाइथन और उसके जो टूल्स हैं नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और उसके अलावा जो डेटा साइंस में जो भी टूल्स हैं और अल्टीमेटली मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम जाएंगे और उसमें जो जो लाइब्रेरीज हैं, जो एल्गोरिथम हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और काफ़ी ये इसमें ढेर सारे वीडियोस होंगे। तो इसमें मेन बात यह है कि हम बेसिक्स पर ध्यान देंगे। मतलब पाइथन या मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम जिस ढंग से काम करते हैं उस ढंग से हम शुरू करेंगे, और ताकि आप लोगों के फंडामेंटल्स क्लियर हों और एक बार जान लेने के बाद फिर आपको मतलब फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो हमारे वीडियो थोड़ा लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ को। तो इस तरह से हमारा ये रास्ता रहेगा कि आप अच्छे से समझें और जो है जो भी आपका कैरियर गोल हो उसको अचीव करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सीरीज के शुरू में हम पाइथन, चूँकि आजकल की सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। वैसे तो पाइथन 30 साल से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन अभी रिसेंटली 5-6 सालों से ये टॉप पर है। जावा और सी को भी इसने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, और बेसिकली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये नंबर 1 लैंग्वेज बन गई है। वेब एप्लीकेशन भी बनते हैं इसमें काफ़ी अच्छे, जैसे जांगो वगैरह है, फ्लास्क है, फास्ट एपीआई है। लेकिन मेन इसका जो जिस वजह से ये डोमिनेट की है वो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का जिस तरह से ग्रोथ हुआ इधर रिसेंटली 10 ईयर्स से। तो इसमें कैरियर के बहुत सारे चांसेस हैं। आपका जिस लाइन में इंटरेस्ट है उसमें एआई आपको देगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूरत है कि आपका बेसिक्स क्लियर हो। तो ये प्लेटफॉर्म उसी लिए हमने बनाया है कि जो भी स्टूडेंट हैं या डेवलपर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम बेगिनर लेवल से और अप टू एक्सपर्ट लेवल तक आप जाएं, ताकि किसी भी इंटरव्यू में आपको कोई दिक्कत ना हो और खुद का कुछ करना चाहें तो भी आप कर सकें। मतलब इस तरह से नॉलेज आपको हो। तो चलिए पाइथन का हम शुरुआत करते हैं। पाइथन एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है, मतलब कि इससे कुछ भी हो सकता है। जैसे वेब एप्लीकेशन भी बन सकते हैं, मशीन लर्निंग में भी आ सकता है। हालांकि ये मोबाइल एप्लीकेशन में तो लगभग नहीं के बराबर यूज होता है, लेकिन ये और स्क्रिप्टिंग भी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ढेर सारा इसका यूज होता है। तो एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है। इसको जो है शुरुआत किया है ये गुइडो वॉन रॉजम एट CWI नेदरलैंड्स ने लेट 1980s में। तो काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस द्वारा इसको अवेलेबल है, सबके लिए है। मेन फीचर्स इसके ये हैं कि सबसे बड़ी बात ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब पाइथन में जो भी वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट्स के रूप में होता है। एवरीथिंग इज पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में ही हम काम करते हैं। आगे चलकर हम वीडियो में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके अलावा एक नया ट्रेंड है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है जिसमें लैम्डा फंक्शंस होते हैं। काफ़ी शॉर्ट में कोड लिखना पड़ता है और काफ़ी यूज़ वाले ये होते हैं। तो फंक्शनल टाइप की प्रोग्रामिंग भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही है। उसके अलावा ये फ्री है और ओपन सोर्स में है। फ्री मतलब कि आप साइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और इसका सोर्स कोड ओपन है। आप अगर उसके मेंबर हैं तो सोर्स में मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब पाइथन को भी आप चेंज कर सकते हैं अगर उसके मेंबर हैं तो। इजी टू लर्न है, ईजीएस्ट लैंग्वेज है। जैसे सी, जावा वगैरह की तुलना में काफ़ी ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। क्लियर है, सिंटेक्स बहुत इजी है इसका।
एक्चुअली ये पाइथन की पॉपुलैरिटी का ये मेन कारण है। इसका इजी होना दूसरा ये कारण है कि जो 90s के में या 80s में जो साइंटिस्ट लोग थे, मैथमेटिशियंस थे, जब लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम डेवलप कर रहे थे, तो इसका इजी और सिंटेक्स इतना आसान है, इसको लेकर उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी हुई, शार्ट में ही मतलब सब काम हो जाता था। तो इसीलिए आजकल मशीन लर्निंग और एआई की जितनी लाइब्रेरी हैं वो मोस्टली जो है पाइथन में ही अभी भी मिलती हैं। पाइथन के राइज करने का यही कारण भी है कि ये बहुत इजी है, इजी टू यूज है, लर्निंग में भी बहुत इजी है। क्रॉस प्लेटफॉर्म यह है, मतलब एक बार आपने सोर्स कोड लिख लिया तो चाहे विंडोज ओएस हो, चाहे मैक ओएस हो, चाहे लाइनक्स हो, किसी पर भी आप उसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा, जैसा कि सी वगैरह लैंग्वेज में नॉर्मली होता है। हाई लेवल लैंग्वेज है इसलिए कि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है और इसीलिए आसान भी है। दूसरी जो लो लेवल लैंग्वेजेज हैं जैसे असेंबली लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, सी तो फिर भी ठीक है, थोड़ा हाई लेवल है। असेंबली लैंग्वेज काफ़ी लो लेवल लैंग्वेज है। एक्चुअली सबसे लो लेवल पर तो मशीन कोड है, जिसमें 1010 में काम होता है। 1010 मतलब जहाँ जैसे मान सकते हैं हाई वोल्टेज को 1 मान लिया, जहाँ लो वोल्टेज को है 0 मान लिया, इसका उल्टा भी मान सकते हैं। तो इस पर पूरी मशीन कंप्यूटर काम करता है। और असेंबली लैंग्वेज बेसिकली हेक्स कोड में लिखा जाता है, बहुत ही लो लेवल है। इससे ऊपर एक हाई लेवल की सी है, C++ है, तो उससे भी ऊपर जो है पाइथन है, हाई लेवल की लैंग्वेज है। मतलब पाइथन में कोड आप लिखते हैं वो कंपाइल होगा सी में, फिर सी से असेंबली में, फिर लास्ट में मशीन लर्निंग में जाएगा। डायनेमिकली टाइप है क्योंकि हम जैसे जावा सी है उसमें किसी भी वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर कर, जैसे इंट सी या फ्लोट एक्स, इसमें हम कुछ नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं x=5 या y=2.6। तो 5 x=5 लिखने से ही ये इन्फर कर लेता है पाइथन का रन टाइम इन्वायरमेंट कि ये इंटीजर ही होगा। और y=2.6 लिखेंगे तो उससे y को जान लेता है कि ये फ्लोट टाइप का होगा, मतलब रन टाइम में ही ये बाई इन्फरेंस जान लेता है, हमको बताना नहीं पड़ता कि ये x इंट है। तो इसका फ़ायदा भी है, थोड़ा बहुत नुकसान भी है क्योंकि एरर आ सकती है। मतलब तो डायनामिकली टाइप मतलब कि रन टाइम ये इन्फ्रेंस करता है टाइप ऑफ द वेरिएबल, स्टेटिकली टाइप नहीं है, मतलब कोड लिखने के सब समय में ही हम टाइप नहीं बताते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए है कि हम जो कोड लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन वो एक्सिक्यूट करता है। वो पाइथन का जो रन टाइम इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन तुरंत उसको कंपाइल करता है, वहीं रन भी कर देता है। दूसरी लैंग्वेज जैसे सी है, जावा है, इसमें कोड लिखते हैं तो वो पहले कंपाइल हो करके, जैसे सी का कोड कंपाइल हो करके डायरेक्टली मशीन लर्निंग में जाता है। जावा का कोड कंपाइल करके एक क्लास फाइल बनती है, डॉट क्लास एक्सटेंशन वाली, फिर रन कराने के लिए वो डॉट क्लास एक्सटेंशन फाइल फिर जो है जावा रन टाइम में एक्सिक्यूट होती है। तो पाइथन में भी बेसिकली ऐसे ही होता है, कंपाइल तो होता ही है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन, लेकिन हमको मालूम नहीं चलता है। उसका आगे हम बताएंगे ये कैसे होता है। मेन चीज़ है कि हम पाइथन को लाइन बाय लाइन भी एक्सिक्यूट कर सकते हैं और जो है इसके लिए फाइल को कंपाइल करना ज़रूरी नहीं है। इसकी वजह से ये डेवलपमेंट में थोड़ा फास्ट हो जाता है पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही है, पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, फंक्शंस भी, क्लासेस भी, वेरिएबल्स भी, सब चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये बाद के वीडियोस में हम देखेंगे। पाइथन की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, मशीन लर्निंग की ढेर सारी है और 30 साल से अधिक से ये चल रहा है। तो हम लोग के काम के लिए ढेर सारे फीचर्स, बिल्ट इन फीचर्स हैं पाइथन की लाइब्रेरी में। एक्सटेंसिबल है क्योंकि इसको हम पाइथन के कोड में C++ का कोड इम्बेड कर सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरीज हैं जैसे ओपन सीवी वगैरह हैं, ये जो हैं बेसिकली C और C++ में लिखी गई हैं, लेकिन हम पाइथन में उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये पाइथन को एक्सटेंड करने का मतलब हम पाइथन के अंदर C++ का कोड भी
यूज कर सकते हैं। गार्बेज कलेक्शन होता है, मेमोरी फ्री करने के लिए पाइथन देखता है उसका रन टाइम की जिस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हो रहा है उसको रिमूव कर देता है, तो ये ऑटोमेटिक होता है, हमको नहीं करना पड़ता। तो गार्बेज कलेक्शन फीचर इसमें भी है। स्लो स्पीड थोड़ा इसलिए है कि मतलब लाइन बाय लाइन वो जो है रन टाइम इसको एग्जीक्यूट करता है, तो थोड़ा स्लोअर है। सी सी प्लस या जावा में कंपाइल होने के बाद चूंकि कोड जैसे सी प्लस प्लस में डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में ही होता है तो वो डायरेक्टली रन कर जाता है, तो सी प्लस प्लस तो सबसे फास्ट है, उससे थोड़ा स्लो है जावा, क्योंकि इसमें एक बार कंपाइल होगा डॉट क्लास फाइल बनेगी फिर मशीन लर्निंग में जाएगा, मशीन लैंग्वेज में वो चेंज होता है। तो पाइथन थोड़ा सा स्लो है और सिंगल थ्रेडेड भी है, तो अभी उस पर ट्राई हो रहा है कि इसको जो है मल्टी थ्रेडिंग इसका किया जाए पाइथन को। और एक थोड़ा और ड्रॉबैक ही, चूंकि डायनेमिक टाइपिंग है, कोड लिखने के समय हम ये नहीं बताते कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है, और रन टाइम में अगर कोई दिक्कत आ गई तो मालूम नहीं चलेगा कि किस वजह से दिक्कत आई है, तो थोड़ा रन टाइम में एरर के भी चांसेज रहते हैं। और मेमोरी कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है सी जावा की तुलना में। मोबाइल डेवलपमेंट में इसका ज़्यादा यूज अभी नहीं है, ज़्यादातर यूज मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। इसके मेन एप्लीकेशन हैं जिसे वेब डेवलपमेंट में जैसे हमने बताया, जांगो एक प्लेटफॉर्म है, फ्लास्क है, अभी रिसेंटली फास्ट एपीआई है। डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज है, एनालिटिक्स और बिग डेटा में भी बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे स्पार्क जो बिग डेटा का एक प्लेटफॉर्म है उसमें भी बहुत ये पॉपुलर है पाइथन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में तो है ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रिप्ट, छोटे छोटे स्क्रिप्ट लिखने में भी इसका बहुत यूज होता है। और ठीक है, तो इंटरप्रेटर है। अब हम देखते हैं कोड में जा करके कि ये कैसे जो है पाइथन का कोड कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम ये जुपाइटर नोट्स यूज कर रहे हैं। आप लोग इसको अनाकोंडा की साइट पर जा करके डाउनलोड करेंगे तो अनाकोंडा के साथ जुपाइटर नोट्स ऑटोमेटिक आ जाता है। और इसको यूज़ करने के लिए जब आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पर आप अगर लिख देते हैं जैसे जैसे जुपाइटर नोटबुक, कमांड प्रॉम्प्ट पर जुपाइटर नोटबुक, तो ये जुपाइटर का आईडी खुल जाएगा। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसलिए जुपाइटर नोट में हम कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो काम होते हैं, मतलब ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है, मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, पाइथन के लिए भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी है, फ्लेक्सिबल भी है। इसमें हम ग्राफ चार्ट वगैरह बनाकर देख भी सकते हैं और काफ़ी आसान है, एक एक छोटे छोटे सेल में काम होता है। विंडोज़ में ये हो सकता है कि ये जुपाइटर नोट्स में ये कमांड देने से ना वो आइकन बना हो आपका अनाकोंडा में ही जुपाइटर नोट्स का, उसको भी क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। और जब क्लिक करेंगे तो ये आपको आएगा, जब रन कर जाएगा तो ये आपको ये होम में ये आपको मिलेगा स्क्रीन। इसमें आप अपना कुछ खोलने के लिए ये न्यू को क्लिक करेंगे, न्यू जो मेन्यू है इसमें पाइथन 3 ये जो आइकन है इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक ब्लैंक आपका ये मिल जाएगा स्क्रीन, जिसके अंदर ये सेल बने होंगे। इन सेल के अंदर आप कोड लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये सेल जो है ये कोड वाली सेल है, यहाँ पर ये कोड आ रहा है। लेकिन ये जो सेल है ये मार्क डाउन, ये जो है ना, ये देखिए ये जो सेल है मार्क डाउन, मतलब हम इसमें HTML का कोड लिख सकते हैं, फॉन्ट साइज और बता सकते हैं। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए, हमारे समझने के लिए है, कोड से इसका नहीं मतलब है। एक रा भी इसमें तरह का सेल होता है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो मेनली कोडिंग के लिए कोड वाला हम सेल करेंगे, और जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। कोई भी सेल अगर खुलती है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड में ही रहती है। अगर हमको उसको मार्क डाउन बनाना है, अपना कमेंट लिखना है, तो ये इसमें जा करके हम मार्क डाउन सेलेक्ट कर लेंगे तो मार्क डाउन ये हो जाए, अपना कमेंट हम लिख सकते हैं। से ये सेल इसमें हमने कोड लिखा है तो ये कोड वाली सेल हो गई। तो
हम इस तरह से काम करते हैं और हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप जुपिटर नोट्स में ही काम करें, क्योंकि आगे चल करके मशीन लर्निंग वगैरह में यही यूज़ होता है। अब पहला हम कोड लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये सेल है कोड वाली, इसमें कोड लिख करके और एक्सिक्यूट करा सकते हैं। एक्सिक्यूट कराने के लिए ये जो रन आइकन, या तो रन को आइकन क्लिक करें और रन ऑल सेल्स, या रन सेलेक्टेड सेल करें, या तो ये जो एरो वाला, ये जो ट्रायंगल वाले जो है इसमें लिख के आ रहा है रन दिस सेल, तो इससे भी रन करा सकते हैं। आउटपुट यहीं आ जाएगा इसी के नीचे। और अभी हम इसको सेल को रन कराते हैं, देखिए क्या होता है। ये इसको हमने क्लिक कर दिया, देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हमने क्या बोला, हमने कोड में लिखा प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें स्ट्रिंग हमने पास किया हेलो वर्ल्ड। कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिख करके और उसको सिंगल कोट या डबल कोट से जैसे यहाँ पर किया है, अगर हम बंद कर दें तो ये स्ट्रिंग समझा जाता है। ये सीक्वेंस मतलब उसमें पाइथन ये समझता है कि ये कई कई कैरेक्टर से बना हुआ है। तो हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर रखता है, जिसमें एच जो है 0 इंडेक्स पर होगा, ई जो है 1 इंडेक्स पर, पहले वाला एल 2 इंडेक्स पर। तो ऐसे ऐसे के लास्ट वाला वर्ड जो है जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये इसका लास्ट इंडेक्स होता है। तो ये सीक्वेंस होता है, क्योंकि स्ट्रिंग को एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मान के पाइथन चलता है। तो प्रिंट फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें ये स्ट्रिंग पास किया डबल कोट से करके, तो पाइथन ने ये समझा कि इसको प्रिंट कराना है। किसको प्रिंट कराना है, जो प्रिंट फंक्शन का ये पैरामीटर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर है। तो इसी ने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। अब यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, टर्मिनल पर भी कर सकते हैं। ये तो मैं जुपिटर नोट्स पर कर रहा हूँ। अब इसको हम यहाँ से, जैसे ये टर्मिनल हम खोल सकते हैं। टर्मिनल पर पहले तो ये है कि हमको पाइथन का रन टाइम इन्वायरमेंट खोलना पड़ेगा। उसके लिए कमांड है पाइथन। पाइथन लिख करके इंटर करेंगे तो ये पाइथन का ये हमको टर्मिनल मिल गया। ये रन टाइम इन्वायरमेंट है, मतलब 3 जो ग्रेटर देन साइन है यार है, और ये प्रॉम्प्ट आ रहा है इसके आगे। इसका मतलब कि पाइथन, अब हम पाइथन के इंटरप्रेटर में आ गए हैं, मतलब अब हम पाइथन का कोड रन कर सकते हैं। और ये जो मैसेज आ रहा है पाइथन लिखने के बाद, ये पाइथन का वर्जन है 3.12.7 वर्जन। ठीक है, तो वही जो हमने प्रिंट कराना यहाँ टर्मिनल पर भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये प्रिंट, वही कमांड दिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया। अब इसको लिख करके रन कराने के लिए, देखिए रन कराया तो हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग प्रिंट होकर के आ गई। तो वही काम इंटरप्रेटर में भी है, और वही काम जो है हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, ये तो हमने प्रिंट किया और प्रिंट कमांड देकर प्रिंट करवाया। पाइथन एक और काम करता है कि कोई भी वेरिएबल जो लास्ट में होता है उसको ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू वो प्रिंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक हमने ये वेरिएबल असाइन, वेरिएबल मतलब किसी भी डेटा को रखते हैं पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में, तो उसका एक नाम दे देते हैं। तो कोई भी डेटा किसी मेमोरी लोकेशन पर होता है, तो वहाँ उस डेटा को रख कर, जिसे ये गुड मॉर्निंग हमने स्ट्रिंग है सिंगल कोट से ये बंद किया है, तो ये स्ट्रिंग है, ये कोई मेमोरी घेरेगा और उस मेमोरी का जो रेफरेंस होगा, एड्रेस होगा, उसको मैसेज नाम से हम कर दिया। तो मैसेज एक्चुअली पॉइंट करेगा गुड मॉर्निंग स्ट्रिंग को। और इसको ये इक्वल टू यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि इक्वल टू के राइट वाली जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, वो लेफ्ट को असाइन हो जाती है। तो राइट में जो एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट स्ट्रिंग है, गुड मॉर्निंग। ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है, क्योंकि सिंगल कोट से इसको हमने कर दिया है, बंद कर दिया है। तो ये जो गुड मॉर्निंग स्ट्रिंग है वो असाइन हो जाएगी मैसेज को, लेफ्ट वाले को, मैसेज वेरिएबल को। तो मैसेज की वैल्यू हो जाएगी गुड मॉर्निंग। अब यहाँ सिंपली अगर हम मैसेज लिख करके और इसको रन कराएं इस सेल को, तो देखिए ये जो है गुड मॉर्निंग प्रिंट कर रहा है। तो कहने का मतलब लास्ट में जो भी वैल्यू होती है उसको वो प्रिंट कराता है। और इसके अंदर भी मान लिया कोड है मैसेज से पहले भी, तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमको प्रिंट ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। प्रिंट लिख करके एक कोट में जो है गुड मॉर्निंग लिखेंगे तब प्रिंट करेगा। और लास्ट वाले को तो ऑटोमेटिक वो कर लेता है। यही काम हम टर्मिनल पर भी देख सकते हैं। जैसे ये
मान लीजिए हमने कर दिया और यहाँ पर वेरिएबल असाइन कर दिया, मतलब मैसेज इक्वल टू गुड मॉर्निंग, मतलब गुड मॉर्निंग जो कांस्टेंट स्ट्रिंग है वो मैसेज को असाइन हो गई। अब इंटर कर दिया तो इसने रख लिया, गुड मॉर्निंग स्ट्रिंग जहाँ रखी है उसका एड्रेस मैसेज को रिफर कर दिया। अब हम देते हैं मैसेज, ये लास्ट एक्सप्रेशन है, तो इस अब अगर इंटर दबा देंगे तो मैसेज की वैल्यू प्रिंट कर देता है, ये गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से है। अब ये देखिए जैसे हमने x इक्वल टू 5 लिखा, अब इक्वल टू चूंकि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है तो 5 वैल्यू x को असाइन हो गई, ऐसे ही y जो है 3 हो गया। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब ये हुआ कि असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू के राइट वाला जो वैल्यू है वो पहले काम करेगा, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट में जो होता है इक्वल टू के राइट में जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर x प्लस वाई है वो पहले इवेल्युएट होगा। तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई जोड़ेगा तो 5 3 8 मिलेगा। उसके बाद इवेल्युएट होने का बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पर राइट साइड में वो z को असाइन हो जाएगी, लेफ्ट वाले को, तो z हो जाएगा 8। अब प्रिंट करेंगे अगर z को तो देखिए ये यहाँ पर z प्रिंट होगा। यही काम हम टर्मिनल पर भी कर सकते हैं। टर्मिनल पर x इक्वल टू 5 इंटर कर दिया, x को अलॉट कर दिया, y इक्वल टू 3, y 3 हो गई, और z को असाइन कर दिया, z इक्वल टू x प्लस वाई। अब ठीक है, अभी प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट कराने के लिए या तो प्रिंट करके ब्रैकेट में z करें या तो z लिख दें सिंपल और इंटर कर दें। तो प्रिंट फंक्शन कॉल किया, उसमें z को हमने पास किया, तो इसका मतलब समझ गया कि z को प्रिंट कराना है। देखिए 8 प्रिंट कर दिया ये। तो इस तरह से टर्मिनल पर भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं और रन करवा सकते हैं। अगला हम देखेंगे, पाइथन में ढेर सारे मॉड्यूल हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर जानने के लिए उनका यूज़ करने के लिए ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट होता है। अभी हम इंपोर्ट क्या होता है वो बताएंगे। एक्चुअली ओएस मॉड्यूल है या ओएस कोई फाइल पाइथन के अंदर होगी जिसमें कि सारे फंक्शंस और क्लासेज हो सकते हैं। तो इंपोर्ट जब ओएस करेंगे तो ओएस मॉड्यूल के सारे फंक्शंस यहाँ पर हमको मिल जाएंगे। उसमें एक फंक्शन है गेट CWD। तो ये जो OS डॉट गेट CWD मतलब कि OS जो मॉड्यूल है ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फाइल का नाम भी हो सकता है, जैसे OS.py मान लीजिए है। तो इंपोर्ट कर लिया तो OS.py में जितने भी फंक्शन और क्लासेस जो भी या वेरिएबल हैं वो सब आ जाते हैं। उनको एक्सेस करने के लिए हमको डॉट लगाकर उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो OS मॉड्यूल में डॉट लगा दिया और OS का जो फंक्शन है गेट CWD उसको कॉल कर लिया। ये फंक्शन इसलिए है कि देखिए कोई भी फंक्शन होता है तो उसके नाम के आगे ये स्मॉल ब्रैकेट खुलता है और बंद होता है, और इसके अंदर कुछ पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं, ये बाद में बताएंगे। लेकिन ये समझिए फंक्शन पहचानने का ये तरीका है कि कुछ नाम जैसे गेट CWD लिख के और स्मॉल ब्रैकेट्स खोला बंद किया तो मतलब ये फंक्शन हो गया। और इस पूरे का मतलब OS मॉड्यूल का या फाइल का डॉट लगाकर गेट CWD फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। तो गेट CWD क्या करेगा, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो बताएगा हमको और वो यहाँ पर रख देगा, और चूंकि लास्ट है तो ये प्रिंट भी कर देगा। अब देखिए इसको, इस सेल को अगर रन कराएंगे तो क्या आता है। देखिए ये बता रहा है कि हमारा जो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मशीन की है, तो ये जो है हमारा पाइथन डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे हैं। मतलब जुपाइटर जब हमने ये लोड किया तो पहले पाइथन डायरेक्टरी में गए, वहाँ से हमने जुपाइटर नोटबुक कमांड दिया तो ये इंटरप्रेटर आ गया। तो अभी हम इस डायरेक्टरी में है, होम प्रदीप एजुकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पाइथन। तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी बता दिया। तो इस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैथ भी एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल मतलब बताएंगे, ये ज़्यादातर केसेस में फाइल होती हैं, पाइथन की फाइल होती हैं। अब इसके अंदर एक पाई वेरिएबल है, वेरिएबल का एक कांस्टेंट है तो PI। तो ये क्या है, पाई की जो वैल्यू है मैथमेटिकल पाई
वो 3.14 ऐसे है। तो इंपोर्ट मैथ मतलब मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, मतलब इस इन्वायरमेंट में लाओ, जुपिटर वाले इन्वायरमेंट में लाओ। और जब आ गया जब रैम मेमोरी में, तो उस मॉड्यूल का मैथ फिर डॉट लगाकर पाई, मतलब पाई जो इसमें जो कांस्टेंट है पाई की वैल्यू, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये प्रिंट कर रहे हैं, तो देखिए ये 3.1 पे ये पाई की वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो मतलब हम अपने से कोई वेरिएबल, जैसे यहाँ पर हमने किया था, वेरिएबल असाइन करके और उसको वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, या लाइब्रेरी से, पाइथन की लाइब्रेरी से ओएस हमने मॉड्यूल एक्सेस किया, उसका फंक्शन कॉल किया गेट CWD, या मैथ मैथ लाइब्रेरी का हमने पाई की जो वैल्यू है पाई कांस्टेंट, उसका जो है एक्सेस कर लिया, तो इस से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हम कीबोर्ड से भी वैल्यू ले सकते हैं। उसका तरीका है इनपुट फंक्शन। जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा src इक्वल टू इनपुट, फिर ब्रैकेट में ये देखिए कांस्टेंट स्ट्रिंग हमने पास किया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो सबसे पहले इसके राइट वाला काम होगा, मतलब ये इनपुट फंक्शन कॉल होगा। अब इनपुट लिख करके स्मॉल ब्रैकेट से शुरू हुआ है, मतलब ये फंक्शन है, तो ये पाइथन की लाइब्रेरी का फंक्शन है। इसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट में ही रहता है, ये बिल्ट इन है, इसको हमको किसी को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे हम अभी इंपोर्ट मैथ किया या इंपोर्ट ओएस किया, तो ये पहले से ही उपलब्ध रहता है इनपुट फंक्शन। इसका यूज होता है कीबोर्ड से कुछ वैल्यू लेने के लिए। इनपुट में एक पैरामीटर है, डबल कोट से ये स्ट्रिंग है, इंटर योर नेम फिर कॉलन। इसका मतलब ये है कि जब भी एक्सिक्यूट होगा इनपुट फंक्शन, तो एक प्रॉम्प्ट खुलेगा, उसमें ये जो पैरामीटर है इनपुट योर नेम प्रिंट करेगा, और हमारा वेट करेगा पाइथन इंटरप्रेटर कि कोई वैल्यू कीबोर्ड से इंटर करें, और कोई की वैल्यू लिख करके और इंटर की दबाएं। जब इंटर की प्रेस करेंगे तो ये पूरा फंक्शन यहाँ रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग जो हम कीबोर्ड से एंट्री किए हैं, जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर जो भी किए हैं। लेकिन नंबर भी रहेगा तो उसको स्ट्रिंग के रूप में लेगा बाय डिफॉल्ट। तो वो जो है यहाँ पर ऐसा str के नाम से वो हम असाइन हो जाएगा जब, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब str हो गया जो भी हम कीबोर्ड से एंट्री किए हैं। अब हमने प्रिंट फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है। देखिए प्रिंट फंक्शन में अभी दो पैरामीटर हैं, कामा से सेपरेट है। पहला पैरामीटर है योर नेम इज कॉलन, और डबल कोट से घिरा हुआ है, तो मतलब ये पहला पैरामीटर है। तो डबल कोट से घिरा हुआ अगर प्रिंट फंक्शन में कोई भी स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली उसको डिट्टो वही प्रिंट करना है, मतलब योर नेम इज कॉलन ये प्रिंट करेगा। उसके बाद कामा है, कामा के बाद ये दूसरा पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब किसी फंक्शन को काम करने के लिए जो वैल्यू दी जाती है कामा से सेपरेट करके। ये तो प्रिंट फंक्शन को दो वैल्यू दे रहे हैं, एक तो कांस्टेंट स्ट्रिंग योर नेम इज, दूसरा दे रहे हैं कामा के बाद str। str वो स्ट्रिंग है जो हम कीबोर्ड से अभी लिए हैं। तो इस कामा का मतलब ये इसके बाद एक स्पेस छोड़कर प्रिंट कर देगा, मतलब प्रिंट होगा जिसे मान ले हमने कीबोर्ड से लिया ABCD, तो ये प्रिंट करेगा योर नेम इज कॉलन, उसके बाद एक स्पेस छोड़कर ABCD। तो ये अभी हम देखते हैं यहाँ रन करा करके, रन कर देखिए ये प्रॉम्प्ट कर रहा है इंटर योर नेम, क्योंकि हमने यहाँ इनपुट फंक्शन का ये पैरामीटर दिया इंटर योर नेम। अब यहाँ जा करके कुछ नाम हम एंट्री करते हैं, जैसे दिनेश इंटर कर दिया स्ट्रिंग। अब यहाँ पर इंटर कर लिया तो ले लिया, तो दिनेश जो है यहाँ पर इनपुट जो फंक्शन कॉल हुआ उसका रिटर्न वैल्यू यहाँ पर आ गया। कोई भी फंक्शन कॉल होता है तो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो यहाँ जो है इनपुट कॉल हुआ तो दिनेश यहाँ रिटर्न किया, वो दिनेश जो है str को असाइन हो गई, और वही str यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके पहले योर नेम इज प्रिंट हुआ, तो देखिए ये प्रिंट कर दिया योर नेम इज दिनेश। तो इस तरह से हम कीबोर्ड से भी वैल्यू ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग ही लेता है कीबोर्ड से। यही हम काम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे हम टर्मिनल पर भी कर सकते हैं। जो काम यहाँ पर जुपिटर नोट्स में होगा वही हम टर्मिनल पर सारे काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पर ये, अब ये लिख दिया तो हमारा वेट करेगा ये इंटर नहीं, ये str को असाइन, अभी हमारा अभी इसको हम रन कराएंगे इस लाइन को, तो इनपुट फंक्शन कॉल किया है, तो देखिए क्या होता है।
इंटर योर नेम प्रिंट किया और हमारा वेट कर रहा है। अब महेश हमने इंटर कर दिया, तो अब क्या करेगा देखिए, वही जो है इंटर योर नेम महेश। अब हमको प्रिंट कराने के लिए str प्रिंट कराना पड़ेगा, तो खाली str भी लिख देंगे तब भी जो है देखिए क्या हो गया, महेश प्रिंट हो गया। तो str में उसने जो कीबोर्ड से इंटर किया था महेश, उसको ले लिया और यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो कीबोर्ड से बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग लेता है, लेकिन अगर मान लिया कोई हमने नंबर लिखा 45, तो जिसे इस सेल को रन कराते हैं ये num str, इनपुट फंक्शन कॉल हुआ है, इंटर ए नंबर प्रॉम्प्ट लिख के आएगा और हमारा वेट करेगा। पाइथन जब कोई वैल्यू देंगे तो जो भी वैल्यू देंगे स्ट्रिंग के रूप में लेकर यहाँ आएगा, और वो स्ट्रिंग असाइन हो, जैसे मान लिया हमने लिखा 45 लिखकर इंटर कर दिया, तो 45 यहाँ पर स्ट्रिंग के रूप में आएगी num str के रूप में। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, num str देखिए इंट फंक्शन है, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करेगा कि फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है उसको इंटीजर में बदलेगा, इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो num str हमने 45 की स्ट्रिंग लिया और अगले स्टेटमेंट में इंट फंक्शन कॉल किया और उसी num str मतलब 45 की स्ट्रिंग को पास किया, तो इंट फंक्शन ने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये हो गया 45। अब असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू ने इसको जो है लेफ्ट साइड में जो नम लिखा है उसको असाइन कर दिया, तो नम हो जाएगा 45। अब प्रिंट करेंगे, देखिए ये प्रिंट फंक्शन हमने कॉल किया, फिर इसमें हमने ये दे दिया यू इंटर्ड की कांस्टेंट स्ट्रिंग है, तो ये तो हूबहू प्रिंट होगी। दूसरा पैरामीटर है कामा दे करके नम, तो नम ये इंटीजर हो गया 45, तो यू इंटर्ड, तो पाइथन क्या करेगा, नम जो इंटीजर है उसको प्रिंट जब करना होगा, प्रिंट करने के टाइम में फिर उसको स्ट्रिंग बना देगा, या फिर ये 45 की स्ट्रिंग हो जाएगी, और फिर इन दोनों स्ट्रिंग को, ये जो पहला पैरामीटर दूसरा पैरामीटर दोनों को कॉन्केटेनेट कर देगी, मतलब जोड़ देगी, तो लिख के आएगा यू इंटर्ड 45 ऐसे। अब इस सेल को रन कराते हैं तो देखिए क्या होगा, देखिए इंटर ए नंबर लिख करके आया। अब मान लिया हमने लिख दिया 67, इंटर कर, देखिए यू इंटर्ड 67, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि इनपुट फंक्शन कीबोर्ड से रिटर्न करता है स्ट्रिंग, और अगर वो नंबर है 45 या 67 नंबर है तो उसको हमको इंट से टाइप कास्ट करना पड़ेगा और उस नंबर वाली स्ट्रिंग को पास करना पड़ेगा, तब ये नम, अब ये नम जो हो गया ये इंटीजर हो गया। अब केवल नम प्रिंट करवाते तो वो उसको स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करता, जस्ट 45 रिटर्न करता, मतलब वैल्यू प्रिंट कर देता, लेकिन चूंकि हमने प्रिंट फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है तो दूसरा पैरामीटर नम देंगे, तो इस नम को फिर ये वापस स्ट्रिंग में करेगा और यू इंटर्ड 67 ये प्रिंट कर देगा। अब अगर टाइप हम करें num str का, जैसे देख लिए किसी भी वेरिएबल का टाइप जानने के लिए हम उसको टाइप फंक्शन में पास करते हैं, तो टाइप लिखकर ब्रैकेट में num str अगर लिखेंगे तो ये टाइप बताएगा कि num str किस टाइप का है। देखिए str है, मतलब स्ट्रिंग है जो कीबोर्ड से लिए हैं, लेकिन नम को कन्वर्ट कर दिया इंट से, तो टाइप ऑफ नम देखिए यहाँ पर क्या है, इस सेल को रन कराएंगे, देखिए इंट हो गया, तो इंट इसलिए हो गया कि इंटीजर में इसने कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ और पाइथन इन्वायरमेंट के बारे में हम देखते हैं। ये तो छोटे छोटे प्रोग्राम थे शुरुआत करने के लिए, और ये जैसे अभी हमने बताया टर्मिनल पर पाइथन लिखकर इंटर कर देंगे तो इसका पाइथन वर्चुअल मशीन रन कर जाएगी, मतलब इंटरप्रेटर रन कर जाएगा। अब हम काम कर सकते हैं और कुछ भी लिखते हैं, अगर .py मान ली हमने पाइथन लिखा। अच्छा एक चीज़ और है, केवल पाइथन लिख कर इंटर करने से तो पाइथन का इन्वायरमेंट रन करेगा, हम टर्मिनल पर किसी फाइल को, मतलब पाइथन फाइल को डायरेक्टली रन भी करवा सकते हैं। पाइथन लिखेंगे उसके बाद स्पेस देंगे और फाइल का नाम जो .py है .py के साथ लिखेंगे तो वो पूरी पाइथन की फाइल को एक्सिक्यूट करेगा और आउटपुट वहाँ पर दिखा देगा। तो लेकिन जो .py हमारी पाइथन की फाइल है उसको वो पाइथन इन्वायरमेंट कंपाइल करता है और बाइट कोड में बदलता है। बाइट कोड मतलब जैसे जावा में क्लास फाइलें होती है वैसे ही बाइट कोड है, मतलब ये न मशीन कोड होता है ना हाई लेवल सोर्स कोड होता है, बीच का होता है। बाइट कोड इसलिए जरूरी है क्योंकि बाइट कोड जो है
प्लेटफॉर्म न्यूट्रल होता है। एक बार बाइट कोड में कोई चीज़ लिखी हुई हो तो चाहे विंडो हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो वहाँ रन कर जाता है। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो पाइथन फाइल को कंपाइल करके बाइट कोड में फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। वो .pyc फाइल होती है, और जब रन कराते हैं तो उसी बाइट कोड वाली फाइल को रन कर देता है वो इन्वायरमेंट, लाइनक्स है या विंडोज है, जो भी अपने हिसाब से कर देता है। और एक चीज़ और थोड़ा जानने की, हालांकि हमको पता नहीं लगता है नॉर्मली, क्योंकि इंटरप्रेटर में कुछ भी करता है तो ऑटोमेटिक वो रन कंपाइल करता है और रन भी करवा देता है, और बाइट कोड को नॉर्मली सेव नहीं करता है। तो जो .pyc फाइलें बनती हैं बाइट कोड वाली, वो इस डायरेक्टरी में होती है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैसे फिर अंडरस्कोर, इस डायरेक्टरी में होती है, जो वर्किंग डायरेक्टरी के नीचे एक बनाता है, उसके अंदर .pyc नाम से वो फाइल बनती है। लेकिन वो तब बनेगी जब हमको बनाने का परमिशन हो और अगर ज़रूरत हो। नॉर्मली जो इंटरप्रेटर पाइथन को होता है उसमें वो बनाता नहीं, बनाता है, लेकिन जब बनाता है बना करके रन करवा देता है कोड को, और उसके बाद जब हम एग्जिट कर जाते हैं पाइथन एनवायरनमेंट से तो उसको डिलीट भी कर देता है। तो .py फाइल को अब मान लिया हमने कुछ बनाया और उसने जो है .pyc फाइल बना लिया है। अब जब अगली बार उसी फाइल को रन कराएंगे पाइथन के बाद फाइल का नाम लिख करके, तो उसी कंपाइल्ड कोड को .pyc फाइल के बाइट कोड को वो रन कराता है। फिर से कंपाइल करना नहीं जरूरी है। हाँ, अगर उस सोर्स कोड में कुछ हमने चेंज किया है तो फिर से कंपाइल करेगा और फिर से रन कराएगा। तो ये सुविधा रहती है कि बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ेगा अगर सोर्स कोड की फाइल वही है तो। लेकिन अगर कंपाइल नहीं कर पाया बाइट कोड में तो हमारा प्रोग्राम फिर भी रन करता है और बाइट कोड जनरेट होगी मेमोरी में, लेकिन जब हम एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्राम से वो तो डिस्कार्ड हो जाती हैं, मतलब वो रिमूव हो जाती हैं। तो एक चीज़ और है कि इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट जो पाइथन का होता है टर्मिनल पर, उसमें कभी भी वो बाइट कोड सेव नहीं होता है। तो इसीलिए इसको मतलब जल्दी हम एक्सिक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपाइल कोड को डायरेक्टली एक्सिक्यूट कर देता है। तो ये .pyc फाइल में बाइनरी कोड नहीं होता है, बीच का होता है। और दूसरी जो C++ वगैरह जो कंपाइल करते हैं डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में करती हैं 1.0 में, इसीलिए वो फास्ट होती हैं। पाइथन का एक जो है जो इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली सी पाइथन जो काफ़ी कॉमन है, उसके अलावा भी जे पाइथन है जावा के लिए, लेकिन हम सी पाइथन में ही ज़्यादातर काम करेंगे। अब एक और हम कोड देखते हैं यहाँ पर, जैसे इंपोर्ट किया हमने सिस, तो सिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएबल्स फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए एक मॉड्यूल है। ये फाइल हो सकती है, उसको इंपोर्ट कर लिया तो उस मॉड्यूल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर। अब उसमें एक प्लेटफॉर्म है, तो सिस मॉड्यूल के अंदर प्लेटफॉर्म एक वेरिएबल है जिसकी कुछ वैल्यू होगी। ये सिस डॉट प्लेटफॉर्म का मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। अगर लाइनक्स में है तो लाइनक्स प्रिंट करेगा, विंडोज में है तो विंडोज प्रिंट करेगा। तो प्रिंट फंक्शन में हमने सिस डॉट प्लेटफॉर्म पास कर दिया, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सिस मॉड्यूल का प्लेटफॉर्म वेरिएबल। तो इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा किस टाइप का है, उसको प्रिंट कर देगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर बताने से, प्रिंट फंक्शन कॉल किया इनसे 2 और डबल एस्ट्रिक 5, मतलब ये 2 टू द पावर 5 है। 2 टू द पावर 5 को इवेल्युएट करेगा और उसको प्रिंट कर देगा यहाँ पर। अब हमने ये टेस्ट लिखा, देखिए टेस्ट स्ट्रिंग है, एक्स को असाइन किया और प्रिंट कर दिया एक्स इंटू, देखिए सिंगल जो मल्टीप्लाई का एस्ट्रिक का निशान है इसका मतलब मल्टीप्लाई, मतलब एक्स में 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स यहाँ पर तो स्ट्रिंग है टेस्ट की, तो स्ट्रिंग के केस में इनटू लगाने का मतलब इसको 4 बार रिपीट करना है, मतलब टेस्ट 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 टेस्ट, वो प्रिंट करेगा 4 बार टेस्ट करके। और अगर यही नंबर रहता, मान लीजिए
5 रहता है एक्स की जगह पर, तो ये एक्सिक्यूट करता 5 × 4 मतलब 20 प्रिंट कर देता। तो पाइथन के अंदर ये सुविधा है कि अगर वो इंटीजर है तो इनटू ऑपरेशन उसको इंटीजर को मल्टीप्लाई करेगा, स्ट्रिंग है मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाला है तो उसको रिपीट करेगा। तो स्ट्रिंग के केस में ये सिंगल स्टिक रेपिटिशन ऑपरेटर मतलब टेस्ट को 4 बार रिपीट करके प्रिंट करेगा। तो ये कोड हम लिख सकते हैं। मान लीजिए ये कोड हमने लिखा है, ये पूरा कोड। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो कमेंट है, हैश जो है करेक्टर कमेंट होता है। इसके बाद कुछ भी लिखते हैं तो हमारे समझने के लिए ये सोर्स कोड में नहीं आता है, हमारे अपने समझने के लिए पाइथन इसको रन नहीं करता है। तो यहाँ पर हैश लिखकर हमने ये सब लिखा तो वो पाइथन इसको रन नहीं करेगा, ये कमेंट वाला सेक्शन होता है। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जिसे यहाँ पर भी लिख दिया हैश कर, शुरू में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी बीच लिख सकते हैं। लेकिन यह है कि एक बार हैश दे दिया तो उसके आगे का उस लाइन में जितना भी है वो पढ़ेगा नहीं, डॉक्यूमेंटेशन समझेगा। तो ये पूरा कोड file1.py में लिखा हुआ है। अब देखिए हम इसको कैसे रन कराते हैं। जुपिटर में रन कराने के लिए तो ऐसे ही हो जाएगा, इंपोर्ट सिस हो जाएगा, ये सब सारा प्रिंट कर देगा। अभी जैसे इसको रन कराएं हम तो ये देखिए प्रिंट हो गया। अब ये लाइनक्स प्रिंट हो रहा है, इसलिए आया कि sys.platform हमारा लाइनक्स प्लेटफॉर्म है, उबुंटू भी लाइनक्स का ही एक वर्जन है। 32 प्रिंट होकर आया इसलिए कि 2⁵ डबल स्ट्रिक मतलब पावर ऑपरेटर है। और ये देखिए टेस्ट 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 4 बार, ये इसकी वजह से प्रिंट होकर के आया। स्ट्रिंग पर ये रिपीटिशन ऑपरेटर लगा दिया 4 टाइम रिपीट करने के लिए। यही कोड हमने पूरा कोड ये लिख लिया एक file1.py के नाम से, और file1.py को इसी डायरेक्टरी में हमने सेव कर दिया। देखिए ये file1.py जो है ये है file1.py। तो देखिए यही कोड लिखा हुआ है इसमें। अब इसको हम रन करवाते हैं, टर्मिनल से भी करवा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चूंकि जिस डायरेक्टरी में file1.py है उसी डायरेक्टर में हमारा इंटरप्रेटर भी है, तो हम सीधे कॉल कर सकते हैं जिसे हमने लिखा। लेकिन यहाँ पर जो है हम इंपोर्ट करना पड़ेगा। टर्मिनल पे हो अगर तो पाइथन लिखकर file1.py, लेकिन अगर हम उसमें हो उस पर मतलब पाइथन इन्वायरमेंट, ये ग्रेटर देन का 3 निशान मतलब पाइथन के इन्वायरमेंट में हम हैं। तो देखिए इंपोर्ट किया file1, मतलब फाइल का नाम तो file1.py है, लेकिन इंटरप्रेटर इन्वायरमेंट पर रहते हुए इंपोर्ट कर रहे हैं file1.py को। तो .py यहाँ नहीं लिखना जरूरी, केवल फाइल का नाम। तो इसने पाइथन की फाइल को जो file1.py है उसको इंपोर्ट कर लिया, उसके सारे फंक्शन और वेरिएबल को, और उसको एक्सिक्यूट कर दिया। देखिए यहाँ पर वही प्रिंट होकर के आ रहा है लाइनर 32 और टेस्ट 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 टेस्ट। तो इसका अगर टर्मिनल में जैसे मान लिया अगर हम एग्जिट कर जाते हैं, एग्जिट करने से टर्मिनल के लिए यहाँ कर दिया हमने। अब हम पाइथन एनवायरनमेंट से एग्जिट कर गए, देखिए इसी पाइथन फोल्डर में हम आ गए। अब इसी को डायरेक्टली टर्मिनल पर रन कराना होगा अगर हमको, तो यहाँ पर के हम सीधे करेंगे पाइथन पाइथन, फिर पूरा फाइल का नाम लिखें file1.py। तो अब पाइथन लिख करके मतलब पाइथन इंटरप्रेटर रन करेगा और उसको एक आर्गुमेंट मिला file1.py। इसका मतलब वो ये समझेगा कि इसी डायरेक्टरी में file1.py है, उसको एक्सिक्यूट कराना है। तो वही काम ऐसे भी होगा, एक्सिक्यूट करवा दिया जैसे, देखिए फिर वही प्रिंट कर दिया। तो कैसे भी हम एक्सिक्यूट करवा सकते हैं। अगर टर्मिनल पर हैं तो पाइथन लिख करके file1.py फुल पाइथन का नाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर फाइल कहीं और है, मान लीजिए पाइथन फाइल, तो पूरा पाथ देना पड़ेगा, वो किस लोकेशन पर, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट डायरेक्टरी। तो इस तरह से जो है पाइथन जो है रन करते हैं। जैसे देखिए अपने एक्सिक्यूट करवा दिया, टर्मिनल पर एक्सिक्यूट करवाने के लिए ये जो है पाइथन फिर file1.py, ये जो है ये होगा पाइथन लिख करके। अगर टर्मिनल का प्रॉम्प्ट मान लीजिए कुछ भी है, डॉलर प्रॉम्प्ट है या मान लीजिए डॉलर प्रॉम्प्ट है, तो पाइथन लिखकर file1.py। और ठीक है, अगर file1.py का जो भी चीज़ है उसको सेव करना है तो हम ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये
टर्मिनल पर, अपने टर्मिनल पर, पाइथन इंटरप्रेटर में नहीं, टर्मिनल पर मान लीजिए हम हैं, तो पाइथन लिखा और उसके यहाँ file1.py है, तो इससे तो एक्सिक्यूट कर गया, तो जो एक्सिक्यूट करेगा, जो आउटपुट आएगा यहाँ आएगा। अब ये ग्रेटर देन मतलब ये यूनिक्स में रीडायरेक्शन ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, जो आउटपुट को इस फाइल में भेज देगा save.txt में, तो यही जो आउटपुट है save.txt में आएगा। तो हम करते हैं इसको टर्मिनल पर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पाइथन लिखा, file1.py दिया, तो और उसके बाद हमको रीडायरेक्शन ऑपरेटर देना पड़ेगा, ये रीडायरेक्ट कर दिया, और यहाँ पर सेव डॉट, मान लो ये टेक्स्ट फाइल में हमको सेव करना है, तो save.txt फाइल का नाम है, किस फाइल में आउटपुट सेव करना है। तो save.txt दे दिया, तो इससे पाइथन का इंटरप्रेटर रन करेगा, file1.py को एक्सिक्यूट करेगा, इसके आउटपुट को रीडायरेक्ट कर देगा save.txt फाइल में। देखिए ये सेव कर दिया। अब save.txt को अगर देखना हो तो इसी डायरेक्टरी के अंदर हमारे save.txt होगी। देखिए save.txt है, इसको देखेंगे तो ये आ गया, वही आउटपुट यहाँ कर दिया। तो इस तरह का भी काम हम कर सकते हैं। तो ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं, अब अगली बार कुछ और भी फीचर हम बताएंगे। अभी इस सेशन को भी खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।